हेलो गाइस, वेलकम टू माय लॉ चैनल। आज से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 नए वाला है उसकी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसके जो वेरियस जो प्रोविजंस हैं उनको सेक्शन बाय सेक्शन अपन कवर करेंगे। ठीक है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम को शुरू करने से पहले हम दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में समझेंगे, जो कि एक जो नॉर्मल लॉ स्टूडेंट है ना उसको पता होना चाहिए। अब वो टॉपिक है कौन कौन से। पहला आ जाता है लॉ है क्या, मतलब लॉ की डेफिनेशन। दूसरा है लॉ की ब्रांचेस। और तीसरा आ जाता है लॉ की प्रकृति, ये उसका नेचर कैसा है। तो इन तीनों को समझते हैं और उसके बाद में अपन बेरेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन लॉ है क्या। तो लॉ इज़ ए सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय अथॉरिटीज़ लाइक अ गवर्नमेंट टू गाइड हाउ पीपल बिहेव इन एंड इंटरेक्ट इन सोसाइटी। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लॉ ना रूल्स का एक सिस्टम है। ठीक है, जो कि क्रिएट या एनफोर्स किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा। अभी अथॉरिटी कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो सकती है। ठीक है, किस चीज़ के लिए किया जाता है, ये किया जाता है गाइड करने के लिए। किस चीज़ के लिए? गाइड हाउ पीपल बिहेव एंड इंटरेक्ट इन सोसाइटी। मतलब उस समाज में रहने वाले लोग हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे सोसाइटी के साथ, दूसरे लोगों के साथ। तो उसे क्या कहा जाता है? लॉ कहा जाता है। ऐसी रूल्स ऑफ सिस्टम्स को क्या कहा जाता है? लॉ कहा जाता है। अब इसके गोल क्या होते हैं, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इसके पर्पज़ क्या होते हैं। तो पर्पज़ होता है मेंटेन ऑर्डर। ठीक है, वो मेंटेन रहे। इंश्योर जस्टिस, मतलब एक सोसाइटी है उसमें लोग रह रहे हैं। अब वो लोग रह रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ होंगे। तो ये जो राइट्स हैं वो इंश्योर करता है कि उन सबको प्रॉपरली क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके। ठीक है, प्रोटेक्ट राइट्स हो गए। तो किसी ने, अब जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके राइट्स तो होंगे ही, तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? लॉ क्रिएट किया जाता है। तो लॉ कुछ नहीं है, रूल्स का एक सिस्टम है। ठीक है। अब एक ये देखिए कि लॉ सेट स्टैंडर्ड्स फॉर बिहेवियर एंड हेल्प मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लॉ सेट करता है स्टैंडर्ड्स को, किस चीज़ के लिए? बिहेवियर के लिए और हेल्प के लिए। और टू मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स। देखो, ये कह रहा है कि इसने स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए बिहेवियर के, कि ये बिहेवियर या आपको हेल्प मिलेगी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। कहाँ पर? लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, या गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट के प्रति। तो ये बेसिक है लॉ होता क्या है। अब देखते हैं अपन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट लॉ इन ए डिफरेंट वेज। सिंपल सी बात है। अब जो डिफरेंट बॉडीज़ होंगी ना गवर्नमेंट की, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लॉ बनाती हैं। लाइक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर बनाती है स्टैट्यूट्स। अब अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का है। इजीली अपन इसको समझ लेते हैं। और एग्जीक्यूटिव मेक रेगुलेशंस। अब मान लीजिए आपने कानून बना दिए, अब कानून को लागू तो करना पड़ेगा ही ना। तो उसको लागू करने के लिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? रेगुलेशंस बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं वो स्टैट्यूट्स को लागू करने के लिए। ठीक है। कोर्ट सेट प्रेसिडेंट्स, लीगल प्रिंसिपल्स। अब कोर्ट क्या करता है? कोर्ट का काम ये होता है, वो जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम कानून बना दिए हैं, उनके लिए लीगल प्रिंसिपल सेट करने का काम करता है। अब लीगल प्रिंसिपल सेट करने का काम कैसा हो गया? हमें ये पता है कि जीवन जीने का राइट सबका मौलिक अधिकार है ना। अब कोर्ट ने उसमें एक लीगल प्रिंसिपल क्या दे दिया कि भाई आपको पशुओं की तरह नहीं रहना है, गरिमा के साथ आपको जीवन व्यतीत करना है। वही जीने के राइट में क्या है? इंक्लूडेड है। तो ये जो एक लीगल प्रिंसिपल सेट कर दिया कि गरिमा के साथ आपको जीवन व्यतीत करना है, वो क्या हो गया? एक लीगल प्रिंसिपल हो गया। तो वो कोर्ट द्वारा सेट किया गया प्रेसिडेंट है। ठीक है, ऑल्दो हमें लॉ पता है कि हाँ जीवन जीने का राइट हमारा मौलिक अधिकार है, बट कोर्ट ने उसमें एक प्रेसिडेंट क्या सेट किया कि आपको खाली जीवन जीना ही नहीं है, आपको गरिमा के साथ जीवन व्यक्त करना है।
व्यतीत करना है, तो वो क्या हो जाता है, आपका लीगल प्रिंसिपल उसने कोर्ट ने सेट कर दिया। तो ये हमारा हो गया लॉ होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, जनरली कोई भी आपसे पूछ सकता है। देन आ जाता है लॉ की ब्रांचेस, लॉ की शाखाएं। तो लॉ की दो शाखाएं होती हैं, पहली आ जाती है मौलिक विधि और दूसरी आ जाती है प्रक्रियात्मक विधि। अब मौलिक विधि क्या होती है और प्रक्रियात्मक विधि क्या होती है, आप सब्सटेंटिव लॉ को समझिए। मौलिक विधि व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है, सिंपल सी बात है। एक ऐसा लॉ जो व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को क्या करता है, परिभाषित करता है, मतलब उसने उसको डिफाइन किया है, उसको कैसे एक्सेस करना है वो कुछ नहीं बता रखा उसने, बट यस उसने क्या बताया है कि ये बंदे के पर्टिकुलर क्या है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। लाइक आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जब अपन इसकी बात करते हैं तो आईपीसी में कैसे मौलिक और अधिकार कर्तव्य दे रखे हैं वो कैसे समझ आएगा अपन को। लाइक जैसे अपने प्राइवेट डिफेंस पढ़ते हैं, तो प्राइवेट डिफेंस में क्या दे रखा है, राइट एंड लाइबिलिटी ही दे रखे हैं, एक का राइट दूसरे का लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है। फिर अगर आप दुष्प्रेरण पढ़ते हो, अबैटमेंट, अबैटमेंट में भी तो राइट एंड लाइबिलिटीज़ परिभाषित कर रखे हैं, वो कैसे एक्सेस होगी क्या होगी उसके बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा है, हमें सिर्फ क्या बता रखा है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये बंदे का राइट है, ये बंदे की लाइबिलिटी है, ठीक है। ऐसा ही टॉर्ट है, टॉर्ट में जब आप न्यूसेंस पढ़ते हो, डिफेमेशन पढ़ते हो, या आप क्या कहते हैं उसे, हाँ, तो टॉर्ट में जब आप ये पढ़ते हो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ते हो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ते हो, तो वहाँ भी राइट एंड लाइबिलिटीज़ को ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इनमें भी यही तरीके से बताया गया है आपको, ठीक है। तो मौलिक विधि में सिर्फ किया क्या जाता है, सिर्फ आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को परिभाषित किया गया है बस, ठीक है। उसके बाद में आके चलते हैं अपने प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि को आप ऐसे समझ लो कि जो मौलिक विधि में अधिकार और कर्तव्य हमें दिए गए हैं उनको किस तरीके से अपने को एक्सेस करना है, उसकी जो प्रोसेस है ना उसको ही प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। अब आप इसमें पढ़ लो, मौलिक विधि में परिभाषित और निर्धारित अधिकारों और कर्तव्यों, ठीक है, इन्हें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए उसकी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने वाली विधि को क्या कहते हैं हम, मतलब प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। अब प्रक्रियात्मक विधि के टाइप कौन कौन से होते हैं, लाइक सीआरपीसी, सीआरपीसी में भी आपको क्या बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। लाइक वारंट केस का प्रोसेस, समन का, ठीक है, सेशन का, समन हाउस सर्व्ड, वारंट हाउस सर्व्ड कैसे किया जाएगा, ठीक है। और तलाशी का जो अपने आ जाता है, या अपन उसको कह देते हैं शिनाख्त जो होती है, शिनाख्त परेड बोलते हैं वो, तो उन सब की प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है। अपील कैसे करनी है आपको, रेफरेंस और रिव्यू किस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो कहाँ पर बताई गई है, वो आपको सीआरपीसी में बताई गई है। वहाँ पर कोई राइट एंड लाइबिलिटी नहीं बताया गया आपको, आपको किस तरीके से एक्सेस करना है उस चीज़ के बारे में बताया गया है। एसआरए भी ऐसा ही है, सीपीसी में भी सिविल केसेस से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो बताई गई है। लाइक डिक्री, डिक्री को आप कैसे सर्व करोगे, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। उसके बाद में आ जाता है कोर्ट फीस एक्ट, तो कोर्ट फीस एक्ट है उसमें भी यही बताया गया। तो अभी हमें ये पता लग गया है कि लॉ की ब्रांचेस दो टाइप की होती हैं। ये मेनली आपसे जो अपन कहते हैं ना कि प्री का क्वेश्चन होता है, वहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि सीपीसी कौन सा लॉ है, सीआरपीसी कौन सा लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए, तो इन लॉज के बारे में पूछ सकते हो। तो जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो ना, लेकिन आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हो, तो आप उसमें सबसे पहले देखो कि ये कौन सी ब्रांच का है, ठीक है, तो आपको फिर समझ आ जाएगा, धीरे धीरे ऐसे यूज्ड हो जाओगे इसके रिगार्डिंग। तो अभी हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, पहला हो गया है लॉ क्या है, लॉ की ब्रांचेस हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं लॉ की प्रकृति, मतलब इसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो इससे अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए लॉ की प्रकृति। लॉ की प्रकृति भी दो प्रकार की होती है, मतलब इसका नेचर कैसा होगा। तो पहला आता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जिसे हम भविष्य लक्ष्य कहते हैं, और दूसरा आ जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जिसे कि अपन भूत लक्ष्य कहते हैं। भविष्य लक्ष्य तो कहते हैं कि फ्यूचर्स डेट के लिए जो एक्शन और इवेंट्स होंगे लॉ के, वहाँ से स्टार्ट होना, और भूत लक्ष्य पास्ट का कोई एक्शन और इवेंट होगा वहाँ से लागू होते फ्यूचर के लिए लागू होना,
लॉ का। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ये कैसे हैं। देखो, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता है। अ लॉ विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाइज ओनली टू द फ्यूचर एक्शंस और इवेंट्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो लॉ है ना, जिसमें अपने ये बता रखा है कि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई होगा, वो सिर्फ फ्यूचर एक्शंस और इवेंट्स के लिए ही लागू होगा। जिस दिन वो लागू हुआ है उससे पहले के जो इवेंट्स होंगे उन पर वो लागू नहीं होता है, उससे आगे के जो इवेंट्स होंगे उन पर वो क्या होता है, लागू होता है। ये होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब आप इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझिए। क्या कहता है कि ए न्यू ट्रैफिक लॉ इज पास्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 सेइंग। क्या कहता है ये लॉ? एक लॉ था जो कि 1 अप्रैल 2023 को पास किया गया। क्या कहता है? फ्रॉम नाउ ऑन ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट विल रिजल्ट इन ए फाइन 2000 रुपीज़। मतलब वो क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से अगर कोई बंदा बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करता हुआ पाया जाता है तो उसे 2000 रुपये का फ़ाइन होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब मान लो इस पर हमने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखा है, तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इफ़ समवन ड्रॉव विदाउट सीट बेल्ट ऑन 2 अप्रैल 2023 दे कैन बी फाइंड एंड। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया है भविष्य लक्ष्य के लिए, तो 1 तारीख के बाद में अगर कोई बंदा 2 तारीख को ऐसे विदाउट सीट बेल्ट ड्राइव करता हुआ पाया जाता है तो सही है, वो 2000 रुपये तक का फ़ाइन जो है उसके लिए लायबल होगा। और अगर मान लो कोई बंदा 30 मार्च 2023 को विदाउट सीट बेल्ट ड्राइव करता हुआ पाया जाता है, क्या हम उसे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत यहाँ लायबल ठहरा सकते हैं फ़ाइन के लिए? नहीं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पास्ट के इवेंट्स पर लागू नहीं होता, फ्यूचर्स के इवेंट और एक्शंस पर लागू होता है, ये बताता है। अब ना आप एक चीज़ देखो क्रिमिनल लॉ के बारे में। ठीक है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ हमेशा ही भविष्य लक्ष्य होता है। ठीक है, मतलब आप क्रिमिनल लॉ को पास्ट के एक्शंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो वो फ्यूचर इवेंट्स के लिए ही होगा। अब क्या आपका सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों है? तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लोज 1 पढ़ते हो ना, वहाँ दे रखा है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। क्या दे रखा है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि आप पहले कोई बंदे ने एक्ट कर दिया, बाद में कानून बनाकर उसे पहले के एक्ट के लिए क्या नहीं कर सकते, पनिशेबल नहीं कर सकते, है ना। तो अगर मान लीजिए अपन क्रिमिनल लॉ को लागू करते हैं भविष्य लक्ष्य जो होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, उससे लागू करते हैं तो वो 20 क्लोज 1 का वायलेशन करता है। तो जैसे आप कानून बनाओगे और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाओगे वो चैलेंज हो जाएगा 20 क्लोज 1 में। तो 20 क्लोज 1 में तो वो कह रखा है कि भाई कार्योत्तर विधि से आपको संरक्षण है। मतलब आपने एक एक्ट आज किया, बाद में नियम कानून बनाकर उसे क्या कर सकते हो, आप पनिशेबल नहीं ठहरा सकते हो उस पर्सन को उस एक्ट के लिए। ठीक है, तो ये कहता है क्रिमिनल लॉ ऑलवेज भविष्य लक्ष्य होता है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अ लॉ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाइज टू द पास्ट इवेंट्स एज वेल एज फ्यूचर इवेंट्स। रेट्रोस्पेक्टिव जो इफेक्ट होता है ना, आप उसको भूत लक्ष्य से समझो, मतलब भूत के एक्ट से, पास्ट के इवेंट्स से वो शुरू होगा और फ्यूचर के जो एक्शंस और इवेंट्स होंगे उन पर वो लागू होगा। और इट कैन चेंज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द लॉ वाज पास्ड। मतलब लॉ पास किया आपने, उससे पहले के कोई फ्यूचर इवेंट्स होंगे उन पर भी वो लागू हो सकता है। आप मान लीजिए इसको इस तरीके से समझिए, एक लाइन है, ये हमारा टाइम है, यहाँ पर हमने कोई लॉ था वो लागू किया इस पॉइंट ऑफ पे। ठीक है, अब उसको हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाया। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाने का मतलब क्या हो गया कि आपने बेशक उसे आज लागू कर दिया, लेकिन वो फ्यूचर की पास्ट की जो कोई डेट होगी ना, वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो। मतलब जो फ्यूचर्स के या जो सॉरी पास्ट के जो इवेंट्स होंगे, एक्शन और इवेंट्स उन पर भी ये लागू हो जाएगा। अब यहाँ से ये लागू होता हुआ यहाँ तक कि जो पास्ट के जो इवेंट्स होंगे उनको कवर कर लेगा, और आगे की जो फ्यूचर के जो इवेंट हैं उन पर तो वो लागू होगा ही होगा। लेकिन हमारा जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, हमारा जो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ये नहीं लागू होता है। ये मान लीजिए आपने यहाँ लागू कर दिया,
अब ये यहाँ से फ्यूचर की डेट से आप लागू कर सकते हो या उसी डेट से जिस दिन वो आपने वो लागू किया है वहाँ से लेके आगे तक के जो भी फ्यूचर से मूव होंगे उनको लागू होगा। पास्ट के इवेंट्स में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है लेकिन प्रोस्पेक्टिव जो हमारा होता है इफेक्ट वो नहीं रखता, भविष्य लक्ष्य नहीं रखता है। तो ये था हमारा लॉ होता क्या है, लॉ की शाखाएं और लॉ की प्रकृति। जनरली आपको अब समझ में आ गया कि लॉ होता क्या। मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, इसको समराइज़ कर देता हूँ कि लॉ होता क्या है और लॉ की शाखाएं क्या है और लॉ की प्रकृति क्या है। तो लॉ इज़ ए सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स बाय द अथॉरिटी। तो एक रूल्स का सिस्टम है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, अथॉरिटीज़ के द्वारा एनफोर्स या क्रिएट किया जाता है। किस चीज़ के लिए, उस जो लोग रह रहे हैं वहाँ के उनको पीपल्स को गाइड करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए। सोसाइटी में रह रहे हैं लोग, उनको आपको इंटरेक्ट और गाइड करना है, तो इसके लिए रूल्स का एक सिस्टम तैयार किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा। अब उसके बाद में वही बात आ जाती है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वो नियम कानून बनाते हैं। तो लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है उसकी रेगुलेशंस, नियम कानून बनाने का कार्य हमारे एग्जीक्यूटिव्स का होता है। कोर्ट क्या करता है, लीगल प्रिंसिपल से सेट करता है। ठीक है, फिर ब्रांचेस आ जाती हैं, दो प्रकार की ब्रांचेस हैं। पहली आ जाती है मौलिक विधि, दूसरी आ जाती है प्रक्रियात्मक विधि। मौलिक विधि को आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें सिर्फ अधिकारों और कर्तव्यों को सिर्फ परिभाषित किया जाता है। ठीक है, लाइक आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ईटीसी और भी हो सकते हैं। उसके बाद में प्रक्रियात्मक विधि है। तो प्रक्रियात्मक विधि में जो मौलिक विधि में जो अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित किया जाता है ना, उसको किस प्रकार से आपने परिवर्तन करना है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसको सुनिश्चित करने वाला जो लॉ होता है ना, उससे ही हम क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। तो ये जनरल चीज़ है। फिर उसके बाद में आ जाता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भविष्यलक्षी और भूतलक्षी दो प्रकार का होता है, हमें पता है इसके बारे में। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता कैसा है, अ लॉ विद अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आप इसको सिर्फ ऐसे समझना है कि भविष्यलक्षी होता है वो फ्यूचर्स के जो एक्शन और इवेंट्स होते हैं ना उन पर लागू होता है, पास्ट के इवेंट्स पर लागू नहीं होता। बट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पास्ट के किसी फ्यूचर इवेंट से स्टार्ट होगा और फ्यूचर के जो इवेंट्स होंगे ना, पास्ट का कोई होगा फ्यूचर इवेंट या एक्शन, वहाँ से लागू होकर फ्यूचर तक के जो इवेंट्स होंगे उनको कवर करेगा। ये होता है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और ऑलवेज याद रखना, हमारा जो क्रिमिनल लॉ होता है, जितने भी क्रिमिनल लॉ होंगे वो हमेशा से ही भविष्यलक्षी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम उन्हें अगर भूतलक्षी बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लोज 1 है ना, उसका वो क्या कर देता है, वायलेशन कर देता है। और उसमें हमें क्या बता रखा है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। मतलब आप किसी पर्सन को, किसी ने कोई पास्ट में कोई एक्ट कर दिया, फ्यूचर में कोई लॉ बनाकर आप उसको क्या नहीं कर सकते, पनिश नहीं कर सकते हैं। तो ये जनरली चीज़ होगी। तो ये हमारा एक बेसिक जो है वो कंप्लीट हो गया है लॉ के रिगार्डिंग। लॉ होता क्या है, लॉ की ब्रांचेस क्या है और लॉ की प्रकृति कैसी है। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसके थोड़ी बेसिक्स चीज़ें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक्ट नंबर 47 है 2023 का। अब ये एक्ट नंबर 47 का मतलब क्या है कि 2023 में ये 47 नंबर का एक्ट था जो कि पास हुआ था। ठीक है, इस पर सहमति राष्ट्रपति ने कब दी थी, 25 दिसंबर 2023 को इस पर सहमति दी थी। और ये लागू कब हुआ था, एनफोर्स कब हुआ था, 1 जुलाई 2024 को। बेसिक चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं ये कौन सी सूची का विषय है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा एक बताता हूँ कि, वेट अ सेकेंड, हाँ, जब आप ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियाँ पढ़ोगे, ठीक है, सूचियाँ, ठीक है, तो उसमें टोटल कितनी अनुसूचियाँ दे रखी हैं, 12 अनुसूचियाँ दे रखी हैं। उसमें जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हो ना, वहाँ पर आपको 3 प्रकार के क्या दे रखी हैं, सूचियाँ दे रखी हैं, हम लोगों ने सूची दे रखी है। पहली आ जाती है संघ सूची, ठीक है, और दूसरी आ जाती है फिर संघ सूची, फिर आ जाती है राज्य सूची, और तीसरी आ जाती है समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। इन सभी में क्या दे रखे हैं हमें, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अब ये काम आपका है कि आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में करंटली कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में करंटली कितने विषय हैं। संघ सूची ऐसे विषय होते हैं जिन पर नियम कानून बनाने का जो राइट होता है वो किसका होता है, संघ का होता है, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। वैसे ही राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर नियम कानून बनाने का राइट किसका होता है, राज्य का होता है। और इसी प्रकार से समवर्ती सूची होती है, उसके जो विषय होते हैं उन पर नियम कानून बनाने का राइट किसका होता है, संघ और राज्य दोनों का। आ गई बात समझ में। तो संघ सूची में कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची में हमारा राज्य बनाता है और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स पे। और ये सब्जेक्ट पहले से वहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, अब वहाँ पर जाकर आप चेक करिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य में कितने हैं और समवर्ती सूची में कितने हैं। तो जो हमारा एविडेंस है ना, ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, साक्ष्य अधिनियम है हमारा, ये कौन सी सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, हो गई बात समझ में। तो ये इसका है। तो ये है हमारी यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले थे 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची का जो विषय है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें टोटल भाग कितने हैं, अध्याय कितने हैं और धाराएं कितनी हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल 4 पार्ट हैं, 12 अध्याय हैं और 170 सेक्शन हैं और 1 अनुसूची है। ठीक है, ये बेसिक्स चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधि का जो प्रारूप था, जो पहला प्रारूप था, वो किसने तैयार किया था, 1872 में जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सर हेनरी मैन और इसे काटा हुआ है, ये इंटेंशनली काटा गया है। देखो, सर हेनरी मैन ने भी साक्ष्य विधि का एक प्रारूप तैयार किया था, बट वो लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 1872 का जेम्स स्टीफन का। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साक्ष्य विधि का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो वहाँ पर सर हेनरी मैन भी हो सकता है और जेम्स स्टीफन भी हो सकता है। तो जेम्स स्टीफन हमारा सही आंसर है, सर हेनरी मैन नहीं है। ठीक है, बनाया था उसने बट वो लागू नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं साक्ष्य अधिनियम की प्रकृति। ठीक है, उसकी प्रकृति जैसे कि हमें पता ही, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं प्रकृति के बारे में, उसका इफेक्ट कैसा होता है लॉ का। देखो, अब ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, ये कंप्लीट लॉ नहीं है। मतलब कंप्लीट लॉ नहीं है, इसका क्या मतलब है कि क्या ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बेयरेक्ट है, ठीक है, बस यही लॉ है साक्ष्य रिलेटेड, और क्या ये कंप्लीट है। ठीक है, सवाल ये उठता है। तो सवाल ये, इसका आंसर ये है, नहीं, ये कंप्लीट लॉ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी अदर जो बेयरेक्ट्स हैं, अदर जो लॉ हैं दे रखे हैं हमें, लाइक सीपीसी होगा, सीआरपीसी होगा, वहाँ पर भी क्या है, एविडेंस के आपको कुछ ना कुछ क्या है प्रोविजंस मिल जाते हैं। तो इट मीन्स ये जो एक्ट है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे ना, सीआरपीसी पढ़ेंगे, बीएनएसएस पढ़ेंगे और सीपीसी पढ़ेंगे, तो तब हम वहाँ पर मेंशन करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, ये भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है उसके जो प्रोविजंस हैं यहाँ पर दे रखे हैं, ना कि एविडेंस एक्ट में। ठीक है, अब लेक्स फॉरी लॉ का मतलब क्या है। नॉट कंप्लीट लॉ हमें पता चल चुका है। लेक्स फॉरी लॉ का मतलब क्या है हम देख लेते हैं। जहाँ कार्यवाही की गई उस स्थान पर साक्ष्य से संबंधित प्रवर्त विधि लागू होना। मतलब ये क्या कह रहा है कि जहाँ मान लीजिए कार्यवाही हुई है, एक्ट हुआ है या ओमिशन हुआ है या कोई अपराध हुआ है, तो उससे रिलेटेड वहाँ का जो एरिया होगा ना, उसका जो लॉ होगा वो लागू होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्ट है जो कि पनिशेबल है, वो कहाँ किया गया, भारत के भीतर किया गया, तो वहाँ पर लॉ भी क्या लागू होगा, भारत का लॉ लागू होगा। ये कहता है लेक्स फॉरी लॉ। तो हमारा एविडेंस एक्ट क्या है, लेक्स फॉरी लॉ है। जहाँ कार्यवाही की गई है उस स्थान से संबंधित जो साक्ष्य से संबंधित लॉ है वो लागू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रभाव।
जो अपन पीछे पढ़ के आए थे, इफेक्ट कह सकते हो, प्रकृति कह सकते हो। तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये भूतलक्षी प्रभाव रखता है। भूतलक्षी प्रभाव रखने का मतलब क्या है, पास्ट के जो फ्यूचर और पास्ट के जो एक्शंस और इवेंट हैं उन पर भी ये क्या होता है, लागू होता है, और फ्यूचर के तो एज वेल एज होगा ही होगा। और ये है क्या, एक प्रक्रियात्मक विधि है। ठीक है, अब आप ना इसे समझने का प्रयास कीजिए, प्रक्रियात्मक विधि क्या होती है। तो वो हमने पीछे जो पढ़ा था उसके बारे में हो ही गया है। ठीक है, अब प्रक्रियात्मक विधि हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें ना बड़ी ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप कुछ प्रोविजंस पढ़ते हो ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, उसमें ना ऑब्जेक्टिव लॉ जो मौलिक विधि है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। लाइक जब आप एस्ट्रॉपल विबंधन पढ़ते हो, ठीक है, उसको जब पढ़ते हो तो वहाँ पर राइट एंड लाइबिलिटी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो जब आप उसको पढ़ते हो उससे आपको ये लगता है कि भाई ये तो मौलिक विधि के लक्षण भी इसमें हैं। तो यस, मेनली जो आंसर है वो प्रक्रियात्मक विधि है। ठीक है, मेनली जो आंसर है, बट जर्नली उसमें मौलिक विधि के भी क्या है, लक्षण विद्यमान है। ठीक है, तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि है। ठीक है, अब हम सेक्शन 1 को भी यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं उसके बारे में कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कहाँ लागू होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर जिसमें सेना न्यायालय आते हैं लागू होता है। जब आप ना पुराने वाला बेर एक्ट पढ़ते हो, एविडेंस एक्ट, तो उसमें ना ये जो 1, 2, 3, ये 3 प्रकार के जो नेवल एक्ट थे ना, मतलब आर्मी के जो एक्ट थे, उनको क्या किया गया था, एक्सक्लूड किया गया था। मतलब उन पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता था। लेकिन अब जब नए बेर एक्ट की आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो वो उसने इन सब को भी क्या कर लिया, इंक्लूड कर दिया, और वहाँ पर ये कह दिया कि जो सभी प्रकार के जो सैन्य न्यायालय हैं ना, उनकी न्यायिक कार्यवाहियों पर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, लेकिन पहले वाले एक्ट में ना तो वो आर्मी एक्ट पर लागू होता था, ना नेवी डिसिप्लिन एक्ट पर लागू होता था, ना ही एयरफोर्स एक्ट पर लागू होता। ऑल्दो वो सेना के जो न्यायालय होते थे उनकी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता था, बट इनको एक्सक्लूड करता था वो। ठीक है, तो ये इतना है, इन पर लागू होती है। अब आप देख लीजिए भारतीय साक्ष्य विधि कहाँ लागू नहीं होती। सिंपल सी बात है, जब आप सेक्शन 1 पढ़ते हो ना तो वहाँ पर न्यायालय लोक ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र पर, इस पर लागू नहीं होता। मध्यस्थ के समक्ष की गई जो कार्यवाही है इस पर भी लागू नहीं होता। मध्यस्थ की कार्यवाही पर क्यों नहीं लागू होता, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। साक्ष्य पर बेस्ड न होकर नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड होती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग हो गई, या जो डोमेस्टिक जो अपने कह देते हैं इंक्वायरी हो गई, उन पर भी ये लागू नहीं होता है। ये बेसिकली आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एविडेंस एक्ट कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये लागू तो नहीं होता है, ना तो शपथ पत्र पर लागू होता है जनरली अगर आप समझोगे, और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीडिंग्स होती है वहाँ पर लागू होता है, ना ही विभागीय जांच पर लागू होता है, ना ही प्रशासनिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, और ना ही घरेलू जांच पर लागू होता है। हाँ, आपका ये भी होमवर्क है कि आप इनके अलावा चेक करो कि एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ और लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आप ढूंढिएगा और मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, ये थोड़ा एक अपन देख लेते हैं। लोक कल्याण की विधि सर्वोच्च विधि है। जब आप ना पुराने एक्ट का सेक्शन 123 पढ़ते हो, राज्य कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि जो ये जो लॉ है उसका मेन पर्पस क्या है, लोक कल्याण करना। ठीक है, सोलिस पीपुलिस्ट सुप्रीम लेक्सा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, लोक कल्याण की विधि सर्वोच्च विधि है। ठीक है, अब उसके बाद में हम आ जाते हैं ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण का केस था। ये कहता है 1956 का केस था। ये कहता था कि न्यायालय की अवमानना, ऑल्दो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वो क्या होता है, न्यायिक प्रकृति का है, हमें पता है क्योंकि कोर्ट के सामने होता है ये, बट फिर भी इस पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में सुधा देवी वर्सेस MP नारायण का केस था। लाइक जो हमारा हल्फनामा होता है वो सेक्शन 3 की डेफिनेशन है उसमें कवर नहीं होता है। ठीक है, तो अपन अब बेरेक्ट से समझते हैं, सारी की सारी लाइन टू लाइन देखते हैं क्या कुछ है। ठीक है, अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो बेरेक्ट की लाइन टू लाइन चीज़ें समझते हैं। हाँ, बाकी चीज़ें हमने समझ ली हैं, लाइक ये 47 का जो नंबर एक्ट है 2023 का, सहमति इसकी 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर अ जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। देखो, फेयर ट्रायल हो सके, ठीक है, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। और ये एक्ट किन किन चीज़ों से कंसिस्ट किया हुआ है? जर्नल रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ द एविडेंस, उनसे क्या हुआ है, ये इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके बनाया गया है। ठीक है, जनरल चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। बट हाँ, ये जो पुराने वाला जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ते हो ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर नहीं दे रखा है, वहाँ पर और ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आप उसको वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, संक्षिप्त नाम भाग पहला देखते हैं, अध्याय 1 है, उसके बारे में पढ़ते हैं। संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ होना, सेक्शन 1 देखते हैं। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, इसका संक्षिप्त नाम है। अब जो सब क्लोज 2 है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है? इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, कोर्ट के अंदर, ठीक है, इंक्लूड्स कोर्ट्स मार्शल, मतलब मार्शल कोर्ट्स है उनको भी इंक्लूड कर दिया, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉर टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। मतलब ये क्या कहता है? ये सभी प्रकार के जो मार्शल कोर्ट्स होते हैं ना, उनके सामने जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं उन पर ये लागू होता है। बट ये कहाँ लागू नहीं होता? एफिडेविट्स, जो एफिडेविट्स प्रेजेंट किए जाते हैं या तो कोर्ट के सामने या किसी ऑफिसर के सामने, ठीक है, उस पर लागू नहीं होता। ना ही ये लागू होता है आर्बिट्रेटर्स पे, मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही की जाती है उस पर लागू होता है। हमने वो पढ़ लिया है, बाकी हम आगे चलते हैं। यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो सरकार ने कौन सी तारीख नियत की है? 1 जुलाई 2024। उससे ये क्या हो गया था? ये लागू हो गया था। एनफोर्स कंसेंट की डेट 25 दिसंबर थी और लागू होने की 1 जुलाई थी, और पुराने वाले की 1 सितंबर थी। ठीक है, तो आगे अपन शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं एक बार। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशंस को कवर करता है। अब हम देखते हैं, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो। पहली डेफिनेशन आ जाती है कोर्ट की। देखना, आप ना जब भी जैसे डेफिनेशंस पढ़ते हो ना, तो आप ना कुछ चीज़ें ध्यान रखा करो। लाइक कुछ डेफिनेशंस इंक्लूडिव डेफिनेशंस होती हैं, मतलब वो इंक्लूड करती हैं, एक्सक्लूड करती हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस जनरल डेफिनेशंस होंगी, वो बताते हैं कि होता क्या है, क्या नहीं होता है। ठीक है, और कुछ बेसिक्स होती हैं, सीधे के सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट जो जो आपसे पूछा जाता है, या जो जो जैसे मान लीजिए कोर्ट है, उसके बारे में आपको प्रॉपर बताती हैं। लाइक जब आप आईपीसी में कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो वहाँ पर कोर्ट की डेफिनेशन अलग है, वहाँ पर उसके बारे में बताया गया कोर्ट के बारे में। यहाँ पर इंक्लूडिव बताया गया कि मतलब कोर्ट क्या कवर करता है। देखते हैं अपन। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं। मतलब क्या करता है? ये एक बंदे को एक्सक्लूड कर रहा है, वो जो कि है मध्यस्थ को। बाकी सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट जो कि साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से क्या हैं, प्राधिकृत हैं, वो व्यक्ति आते हैं। अब देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। जो पर्सन या जजेस हैं, मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, लीगली ऑथराइज किए गए हैं किस चीज़ के लिए? साक्ष्य लेने के लिए। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, इसको आप क्या कर सकते हो, बाद में बोल सकते हो एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो ऐसे पर्सन्स जो लीगली ऑथराइज्ड किए गए हैं, जज, मजिस्ट्रेट, किस चीज़ के लिए? साक्ष्य लेने के लिए। ठीक है, तो आगे की डेफिनेशन आ जाती है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। आज के लिए अपन इसे यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अपन मेरा ये प्लान है कि अपन जो ये जो डेफिनेशंस वाले हैं ना, इनको जोड़े में पढ़ेंगे। लाइक जैसे कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, ये प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड है, इनको अपने एक साथ पढ़ेंगे, सो दैट कि ये चीज़ें अपनी एक ही टाइम पर अपने अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, ऑल्दो इन्होंने अलग अलग जगह पर दे दिया है, लेकिन अपन इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ, अपन इनको एक ही जगह पर एक साथ पढ़ेंगे, सो दैट ये जो टॉपिक है हमारा एक तरीके से कवर हो जाएगा।
तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। और आप वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।